रॉबरी तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे खतरनाक बैंक डकैतियों में से एक ऐसी थी जिसमें डकैतों ने बैंक के अंदर कदम तक नहीं रखा। न उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाई, न तिजोरी तोड़ी और न ही किसी कर्मचारी को हॉस्टेज बनाया, मगर फिर भी लाखों डॉलर लेकर गायब हो गए। यकीन नहीं होता ना, मगर यह सच है। ये वो केस है जिसने अमेरिकन जांच एजेंसियों जैसे FBI की नींदें उड़ा दी थीं। मगर यह हुआ कैसे? कैसे बिना हथियार चलाए रॉबर्ट्स ने पूरी बैंक खाली कर दी? क्या वो कभी पकड़े गए? इस कहानी में मोहरा कौन था? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, आधी रात का वक्त है, पूरा इलाका शांति में डूबा हुआ है, सड़कें खाली हैं और एक आम परिवार रोज की तरह घर में चैन की नींद सोने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल थे, ना कोई डर, ना टेंशन, बस थोड़ी सी थकान और आंखों में नींद थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। कुछ ऐसा ही होने वाला था हेदर स्टीवंस के साथ। हेदर एक बैंक में असिस्टेंट बैंक मैनेजर की जॉब करती थी, इसलिए उसे अच्छी तरह से पता था कि बैंक में कब कितना कैश रहता है, उसे कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे वो लॉकर में सेव रहता है, सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, सब कुछ। और शायद इसलिए वो रॉबर्ट्स के निशाने पर आई। रात का वक्त था। हेदर अपनी बेटी को सुलाने के बाद अपने पति के पास बैठी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो समझ नहीं पाती कि इतनी रात को कौन आया होगा। पहली नॉक को उसने इग्नोर किया, लेकिन लगातार 2 से 3 दस्तक हुई और हेदर के पति ने सोचा कहीं कोई इमरजेंसी ना हो, इसलिए वो दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए। मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला, घर में डर चारों तरफ फैल गया। बाहर से हेदर के पति की आवाज़ आई, कौन हो तुम? और फिर बस लुटेरों की आवाज़ें आने लगीं, जो अब हैदर के घर में घुस चुके थे। उनके मुंह पर मास्क लगे हुए थे, इसलिए उन्हें पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था। इससे भी ज्यादा मुश्किल था उन्हें रोकना, क्योंकि घर में इन तीनों के सिवाय कोई नहीं था। हालांकि हैदर की बेटी अपने कमरे में चैन की नींद सो रही थी। उसे पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, और इधर लुटेरों ने घर में घुसते ही हैदर और उसके पति को डराना धमकाना और बंदूक की नोक पर अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने हैदर के पति के मुंह पर कई लेयर्स में टेप लपेट दिया, वो भी इतनी टाइट कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कुछ ही सेकंड में पूरा घर उनके कब्जे में हो गया। हर कमरे पर उनका कंट्रोल था और हैदर के पति को तो पूरी तरह से हॉस्टेज बना लिया गया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वहीं हैदर के चेहरे पर भी एक मास्क जैसा लगा दिया गया। मगर असली खतरा तो अभी शुरू होना बाकी था। उन्होंने एक बड़ा मेटल का इक्विपमेंट निकाला, फिर कुछ तार निकाले, इसके बाद मेटल की प्लेट्स निकाली और फिर इसे हैदर के पति के शरीर से बांधना शुरू कर दिया। असल में ये बॉम्ब था और इसके जरिए रॉबर्ट्स हैदर के पति को चलता फिरता टाइम बॉम्ब बना रहे थे। हैदर ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। यहां लुटेरों का मकसद साफ था। उन्हें पता था कि कोई भी इंसान अपने परिवार से इतना प्यार करता है कि फैमिली के लिए वो ना तो कानून देखता है, ना पुलिस और ना ही समाज। अगर बात परिवार पर आ जाए तो इंसान अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर भी उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। और लुटेरे भी हैदर से कुछ ऐसा ही चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस घर को इसलिए टारगेट किया था क्योंकि हैदर के घर में कोई तिजोरी थी जिसमें नोटों की गड्डियां थीं या कोई कीमती चीज, बल्कि डकैतों ने उसकी फैमिली को इसलिए चुना क्योंकि वो बैंक तक पहुंचने का आसान जरिया थी। अगर हैदर बैंक में जाती और पैसे निकालती तो किसी को शक नहीं होता और वो आसानी से पैसे लेकर आ जाती। और अगर वो रॉबरी के इरादे से भी जाती तो भी उसे अंदर जाने से कोई नहीं रोकता। और क्योंकि उसकी छवि इतने सालों में एक ईमानदार बैंक कैशियर की रही थी, तो अगर वो पैसे भी लेती तो भी कर्मचारी उस पर शायद शक ना करते। ऐसे में हैदर को डकैतों ने अपना मोहरा बनाया बैंक में डाका डालने के लिए, और उसे फंसाने के लिए उसकी फैमिली को डेंजर में डाला। मतलब ये एक वेल प्लान्ड साइकोलॉजिक अटैक था, जिसे आज साइंस की भाषा में हॉस्टेज एक्सटॉर्शन स्ट्रेटजी कहते हैं। इसमें अपराधी सीधे बैंक नहीं लूटते, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को मजबूर करते हैं जो खुद बैंक के अंदर जाकर उनके लिए पैसा निकाले। इस रॉबरी के कई फायदे भी हैं, जैसे पहला, डकैत कभी बैंक के कैमरों में दिखाई नहीं देते। दूसरा, उनके फिंगरप्रिंट्स बैंक में नहीं मिलते। तीसरा, बैंक के कर्मचारियों को लगता है कि पैसा उनका अपना अधिकारी निकाल रहा है। और चौथा, अगर पुलिस को बाद में कोई शक भी हो तो सबसे पहले शक उसी बैंक एम्प्लॉय पर जाता है जिसने पैसा निकाला था। यानी क्रिमिनल पहले से ही इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में मोड़ देते थे। इस केस में हैदर भी धीरे धीरे उनकी क्रूएलिटी के सामने टूटने लगी।
अपने पति की जान खतरे में देखकर वो कुछ भी करने को तैयार थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने क्रिमिनल्स की बात नहीं मानी तो उसका पति शायद जिंदा नहीं बचेगा। कुछ ही देर में रात और गहरी हो गई। हैदर की आंखों में आंसू थे और उसके पति की आंखों में डर, जबकि बेखौफ लुटेरे हथियारों की नोक पर दोनों को हाउस अरेस्ट करके बैठे रहे। उन्होंने अब हैदर को डराना शुरू कर दिया। उससे कहा गया कि उसके पति के शरीर पर जो बम लपेटा गया है ये असली टाइम बम है, मतलब बस टाइमर सेट करने की देर है और उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। हैदर ने रोते हुए पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब डकैतों ने अपना मुंह खोला और बताया कि हैदर को उनके लिए बैंक में चोरी करनी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसके पति को उड़ा दिया जाएगा। साथ ही हर क्रिमिनल की तरह क्रिमिनल्स ने यह भी कहा कि अगर पुलिस को बताया या बैंक में किसी को इशारा किया या किसी भी तरह से चालाकी करने की कोशिश की तो वो अपने पति से हाथ धो बैठेगी। अच्छी बात यह थी कि क्रिमिनल्स के हाथ अभी तक हैदर की बेटी नहीं लगी थी। वो अभी भी अपने कमरे में सो रही थी और हैदर चाहती भी नहीं थी कि उन्हें बच्ची के बारे में पता चले। हालांकि उसे यह भी पता था कि अगर उसने इन क्रिमिनल्स की बात नहीं मानी तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। अब घर में पूरी तरह से सन्नाटा था, मगर इस सन्नाटे में मेन गैंग लीडर की आवाज और बाकी रॉबर्स की आवाज भी लगातार गूंज रही थी। मेन रॉबर तो लगातार बात कर रहा था। वो कभी मछली पकड़ने की बात करता तो कभी अपनी ट्रैवलिंग का टॉपिक छेड़ देता। यहां उसने कई बार स्नूक फिश का जिक्र किया जो शायद उसकी फेवरेट थी। हालांकि उस समय किसी ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले कुछ समय में यही बात इस केस का मेन सुराग बन जाएगी। खैर, हैदर का पति अब पूरी तरह से बंधा हुआ था। उसके पैरों में भारी जंजीरें थीं, मुंह पूरी तरह बंद था और शरीर पर बंधा हुआ बोम्ब हर पल उसे यही एहसास दिला रहा था कि शायद उसका आखिरी दिन आ चुका है। धीरे धीरे आसमान से काली धुंध छटने लगी और सुबह होने लगी। मतलब अब वो वक्त आ चुका था जिसके लिए पूरी रात ये खौफ भरा माहौल क्रिएट किया गया था। रोज की तरह हैदर को बैंक जाना था और उसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना था ताकि किसी को भी शक ना हो कि घर में कुछ गड़बड़ है या फिर वो लोग खतरे में हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हैदर को वो करना था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसे लाखों डॉलर निकालकर उन क्रिमिनल्स तक पहुंचाने थे जिन्होंने बैंक के अंदर कदम तक नहीं रखा था। तब किसी को नहीं पता था कि उसी सुबह FBI के इतिहास की सबसे मुश्किल इन्वेस्टिगेशंस में से एक शुरू होने वाली थी, जो अगले कई महीनों तक 3 स्टेट्स में फैले ऐसे ही लुटेरों और कुछ बड़ी चोरियों का खुलासा करने वाली थी। यही इन्वेस्टिगेशन FBI को एक ऐसे क्रिमिनल तक पहुंचाने वाली थी जो हर क्राइम के बाद खुद FBI को फोन करके उनका मजाक उड़ाता था। अब सुबह के लगभग 7 बज चुके थे। हैदर डरी हुई थी क्योंकि उसकी बेटी अब जागने वाली थी। उसके भी स्कूल का टाइम हो रहा था। और यहां सबसे अच्छी बात यह रही कि रॉबर्ट्स ने हैदर की बेटी को घर से बाहर जाने की परमिशन दे दी, मगर इसके लिए हैदर को उससे झूठ बोलना पड़ा कि लुटेरे उसके फादर के दोस्त हैं और बीती रात को ही वो उनसे मिलने के लिए आए थे। इस तरह हैदर ने बेटी को बाहर निकाल दिया, जबकि उसका हस्बैंड अभी भी बंधा हुआ पड़ा था। मगर हैदर की बेटी उसे देख नहीं पाई क्योंकि उसे पहले ही हॉल में से शिफ्ट कर दिया गया था। बेटी के बाहर जाते ही कुछ देर के लिए ही सही, मगर हैदर ने चैन की सांस ली। मगर अभी भी पति को बचाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयार हुई। ये पहली सुबह थी जो उसके लिए इतनी भारी थी कि वो घर छोड़कर बैंक जाना ही नहीं चाहती थी। वो हर वक्त अपने पति के पास रहना चाहती थी, मगर उसकी जान बचाने के लिए ये मुमकिन नहीं था और टाइम होते ही वो घर से निकल गई। हालांकि निकलने से पहले रॉबर्ट्स ने फिर से हैदर को डराया और इशारों में चेतावनी दी कि उसके पति की जिंदगी अब उसके फैसले पर डिपेंड है। अगर उसने किसी कर्मचारी को इशारा किया या पुलिस को खबर की या अगर प्लानिंग से जरा भी अलग कुछ किया तो रिजल्ट बेहद हानिकारक होगा। हैदर सब कुछ समझ गई और डरते हुए कदमों से बैंक में पहुंची। पहली बार उसने बैंक का दरवाजा कई बार खोला और बंद किया, जैसे खुद को समझा रही हो कि पति की जिंदगी के लिए उसे ये करना ही होगा। वो बैंक के अंदर पहुंची, चेहरे पर नॉर्मल भाव रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर खौफ ने पैर जमा रखे थे। वो रोज की तरह दूसरे कॉलिग्स को गुड मॉर्निंग विश करती है और रोज की तरह अपना काम शुरू करती है। दूसरे कर्मचारियों को कुछ भी अजीब नहीं लगा। हालांकि कुछ एम्प्लॉयज ने उसके चेहरे पर हड़बड़ी महसूस की, लेकिन हैदर ने बात को टाल दिया। इसके बाद सभी सेफ्टी रूल्स का पालन करते हुए तिजोरी खोली गई और रोज की तरह बैंक के टोटल कैश की काउंटिंग शुरू हो गई। हैदर आज उन नोटों को बड़े ध्यान से देख रही थी, मगर ये नोट आज ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि उन लुटेरों के लिए जाने वाले थे
लेकिन हैदर जानती थी कि इतनी बड़ी रकम को एक साथ बैंक से बाहर ले जाना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब वो अकेली हो। लेकिन वो डरी नहीं, बल्कि उसने अपने पति का चेहरा याद किया, जिसके साथ दिमाग में वो टाइम बॉम्ब भी आया। और हैदर ने ठान लिया, चाहे जो हो जाए उसे ये पैसे चुराने ही पड़ेंगे। और फिर शुरू होती है अमेरिकन इतिहास की सबसे अजीब, मिस्टीरियस और गंभीर चोरी। आमतौर पर लूट कैसी होती है? हथियारबंद लोग बैंक में घुसते हैं, ग्राहकों को जमीन पर लिटाते हैं, कर्मचारियों को धमकाते हैं और पैसे लेकर भाग जाते हैं। मगर यहां बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। हैदर ने बड़ी होशियारी के साथ बैंक से पैसे निकाले और फिर रॉबर्स के बताए ठिकाने पर वो सारे पैसे रख दिए। मगर ये रॉबरी जितनी आसान दिख रही है उतनी थी नहीं, क्योंकि जिस वक्त हैदर बैंक से पैसे निकाल रही थी, कुछ बैंक कर्मचारियों ने उसे देख लिया था। लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हैदर बैंक की मैनेजर थी और तिजोरी में पैसे निकालने रखने का काम वो अक्सर किया करती थी। इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि ये लूट हो रही है और सब अपने काम में लगे रहे। यहाँ हैदर के शांत और नॉर्मल बर्ताव ने भी काफी मदद की और उसने सारे पैसे निकाल लिए। फिर रॉबर्ट्स ने आगे की प्लानिंग बताई, जिसके तहत हैदर को एक सुनसान जगह पर बुलाया गया और वहां पैसे छोड़ने के लिए कहा गया। हैदर ने बिना कोई सवाल जवाब किए पैसे वहां छोड़ दिए और थोड़ी ही देर में नोटों से भरा बैग गायब हो गया। हैदर वापस बैंक पहुंची, जहां उसके लिए हर मिनट एक एक साल जैसा गुजर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका पति घर पर कैसा होगा। इधर हैदर के हस्बैंड की तबीयत खराब हो रही थी। उसका चेहरा बहुत ही कसकर बंधा हुआ था, हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप था, आंखें भी बंद थीं और उसे ये भी नहीं पता था कि वो घर के किस हिस्से में है। इस सब के अलावा उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही थी और हालत ऐसी थी कि वो अपना शरीर टस से मस नहीं कर सकता था। ऊपर से शरीर से बंधा वो बॉम्ब उसे हर पल डरा रहा था। उसने सोच लिया था कि शायद अब उसकी जान बचने के 1% ही चांस है, क्योंकि किसी भी कारण से हैदर अगर लुटेरों को पैसे देने में नाकामयाब हुई तो वो लोग उसे मार देंगे। वहीं हैदर भी अब घर के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ये बात बाहर आ जाएगी कि बैंक वॉल्ट से सारे पैसे गायब हैं, और तब उससे सवाल जवाब किए जाएंगे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए उसने बिना वक्त वेस्ट किए बैंक से निकलना ही ठीक समझा। यहां कर्मचारियों को हल्का फुल्का शक हुआ, मगर ऊंची पोस्ट ने उनके शक को एक बार फिर दबा दिया। पर ऐसी बातें ज्यादा लंबे समय तक दबी नहीं रह सकती। कुछ ऐसा ही यहां भी हुआ। शाम होते होते कर्मचारियों को पता चल गया कि पैसे गायब हैं, और धीरे धीरे ये बात भी फैल गई कि आखिरी बार हैदर को पैसे निकालते हुए देखा गया था। और अब क्योंकि वो बैंक में नहीं है तो पूरा शक हैदर पर गया। धीरे धीरे चीजें साफ होने लगीं और कर्मचारियों को समझ आ गया कि हैदर ने बैंक में चोरी की है। इसलिए तुरंत लोकल एजेंसी को खबर की गई और बात सीधा पहुंच गई FBI तक। मामले की गंभीरता को समझते हुए FBI को इस केस में जानबूझकर इन्वॉल्व किया गया था, और FBI ने भी आते ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। शुरुआती इन्वेस्टिगेटर्स को इतना तो समझ आ गया था कि ये कोई आम रॉबरी नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों के अनुसार बैंक में कोई डकैत नहीं आया था, ना ही कोई हथियार चला था, ना ही किसी को हॉस्टेज बनाया गया, बल्कि शायद यहां किसी को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। और ये मोहरा कोई और नहीं बल्कि हैदर थी, जिसे दूर बैठे रॉबर्स अपने इशारों पर नचा रहे थे। मतलब साफ था, इसीलिए क्राइम स्पॉट बैंक था ही नहीं, बल्कि असली क्राइम स्पॉट था हैदर का घर, जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स के सामने 2 थ्योरीज थीं कि या तो हैदर ने यह सब जानबूझकर किया है या फिर उससे करवाया गया है, और दूसरी थ्योरी उन्हें ज्यादा रिलायबल लगी। मगर यहां सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर चोरी करवाई गई है तो किसी न किसी वजह से हैदर को मजबूर भी किया गया होगा। शायद उसके परिवार की जान खतरे में डाली होगी, और अगर ऐसा है तो क्या वो लोग जिंदा भी हैं या उन्हें मार दिया गया। इसी तरह FBI एजेंट्स अपनी उधेड़बुन में लगे रहे और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हैदर के घर से हुई। एजेंट्स को पता था कि अगर वो खुलेआम घर जाते हैं तो लुटेरों को शक हो जाएगा और वो सतर्क हो जाएंगे, शायद परिवार को नुकसान भी पहुंचाएं। इसलिए एजेंट्स चोरी छुपे दबे पांव इलाके में पहुंचे। यहां पहुंचते ही सबसे पहले तो उन्होंने इलाके का अच्छी तरह से मुआयना किया कि कहीं आसपास कोई सस्पिशियस व्हीकल तो नहीं खड़ा है। मगर घर के बाहर बहुत शांति थी, दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। अधिकारियों ने बिना शोर किए अंदर एंट्री ली। हर कमरे में जांच की जाने लगी। कहीं कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, और पूरा घर खाली पड़ा था। मगर जैसे ही घर के पिछले हिस्से में पहुंचे, उन्हें हैदर का हस्बैंड नजर आया। वो जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी।
उसे कुर्सी पर बुरी तरह से बांधा गया था। अगर कुछ देर और वो ऐसे ही रहता तो शायद उसकी जान चली जाती, मगर FBI एजेंट्स ने उसे समय रहते देख लिया और सबसे पहले उसके मुंह को खोला गया। उसके शरीर पर तारों का एक बड़ा जाल बंधा हुआ था और एक मेटल का इक्विपमेंट जिसे लुटेरों ने टाइम बॉम्ब का नाम दिया था। पहली नज़र में तो FBI को भी ये असली बॉम्ब लगा, इसीलिए उन्होंने उसे हाथ नहीं लगाया और बॉम्ब डिफ्यूज एजेंट को बुलाया गया। मगर कुछ कर्मचारियों को शक था कि शायद ये असली बॉम्ब है ही नहीं, बल्कि हैदर को डराने के लिए लुटेरों ने नकली बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। मगर कोई भी एक्शन हैदर के पति और बाकी एजेंट्स की जान खतरे में डाल सकता था, इसलिए उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे टेस्ट करना शुरू किया। सबसे पहले कनेक्शंस को देखा और कुछ मिनटों की जांच के बाद ये बात सामने आई कि ये बॉम्ब तो असली है नहीं। हाँ, उसके कुछ पार्ट्स जरूर असली थे, लेकिन बॉम्ब नकली था। मतलब पूरी रात हैदर और उसके पति ने जिस डर के साए में गुजारी, लुटेरों ने उसी डर का फायदा उठाया। इस तरह एजेंट्स ने उसके हस्बैंड को सही सलामत बचा लिया। मगर अभी तो कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि एजेंट्स नहीं जानते थे कि ये केस उन्हें हमेशा याद रहने वाला है। धीरे धीरे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया। पूरे घर और आसपास की जगहों को भी चेक किया गया, मगर कहीं कोई हथियार नहीं मिला, कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला और ना ही कोई कैमरा फुटेज मिली। और क्योंकि लुटेरे बैंक में नहीं गए थे, तो एजेंट्स को वहां से भी कुछ नहीं मिलने वाला था। मतलब उनके पास कोई सबूत नहीं था। बस हैदर के पति से पूछताछ करने पर काफी कुछ सामने आने की उम्मीद थी, मगर अफसोस कि यह भी मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक हल्का सा क्लू जरूर मिला। दरअसल जब हैदर के पति से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि लुटेरों में से एक बहुत बातूनी था। वो लगातार बात कर रहा था और उसकी बातों में एक चीज कॉमन थी, और वो थी फिशिंग। और वो बार बार एक खास फिश स्नूक का जिक्र कर रहा था। अब हमारे और आपके लिए तो ये नॉर्मल बातचीत है, लेकिन FBI के लिए ये नॉर्मल नहीं थी। दरअसल कई केसेस में ऐसा होता है कि क्रिमिनल बातों ही बातों में अपनी लाइफस्टाइल, हैबिट्स और बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी कुछ बोल जाते हैं, जो बाद में एजेंट्स को उन्हें पकड़ने में काफ़ी हेल्प करता है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्नूक फिश को एजेंट्स ने एक ज्योग्राफिकल हिंट के रूप में लिया, क्योंकि ये खास मछली होती है जो आमतौर पर हर जगह नहीं मिलती। और अमेरिका की बात करें तो यहाँ फ्लोरिडा और कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, और इसके अलावा बहुत मुश्किल से मिलती है। मतलब साफ था कि लुटेरों का कनेक्शन फ्लोरिडा या कोस्टल एरियाज से हो सकता है। या तो वो वहाँ के निवासी हों, या फिर हो सकता है कि वहाँ से उनका कोई वास्ता हो। हालांकि इतने बड़े क्षेत्रफल में बिना किसी सबूत के उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। इसलिए FBI ने इस केस को एक नए एंगल से देखना शुरू किया। इसे सिर्फ रॉबरी नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की तरह देखा। एजेंट्स ने समझा कि वो लुटेरा बहुत शांत और कंट्रोल्ड था। वो लंबे समय तक प्लानिंग करता था, वो विक्टिम को मेंटली ब्रेक करता था, और सबसे ज़रूरी डोमिनेशन चाहता था, सिर्फ पैसा नहीं। और ये एक टिपिकल रॉबर प्रोफाइल नहीं है। इसलिए उन्होंने कुछ पुराने रॉबरी केसेस को क्रॉस चेक किया और उन्हें एक डिस्टर्बिंग सिमिलैरिटी नजर आई। दरअसल कुछ समय पहले भी एक ऐसा ही क्राइम हुआ था, और इस रॉबरी के कुछ समय बाद भी सेम पैटर्न पर बेस्ड एक रॉबरी हुई, जहां बैंक मैनेजर को टारगेट किया गया, उसके परिवार को हॉस्टेज बनाया गया और डर के दम पर उनसे लूट करवाई गई। मतलब ये आइसोलेटेड क्राइम नहीं था, बल्कि सीरियल एक्सटॉर्शन नेटवर्क जैसा था। और जैसे जैसे ये चोरियां सक्सेसफुल हो रही थीं, वैसे वैसे अपराधियों का हौसला भी बढ़ता जा रहा था, और वो समय के साथ काफ़ी खतरनाक भी होते जा रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से सिस्टम उनका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दोनों ही केसेस में क्रिमिनल के टॉकेटिव होने वाली बात कॉमन लगी, और फिशिंग वाली बात भी कॉमन थी। मगर समय बहुत तेज़ी से भाग रहा था, और FBI के हाथ अभी भी खाली थे। उनके पास अभी भी लुटेरों का कोई क्लू नहीं था, ना ही उनके बारे में कोई लीड मिली थी। सभी खबरी एक्टिवेट थे, पर फिर भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली, जिस वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और FBI को डर था कि अगर क्रिमिनल फिर से एक्टिव हुए तो अगली बार कहीं किसी परिवार की जिंदगी दांव पर ना लग जाए, क्योंकि अब तक इन रॉबरीज की खबर अमेरिका में फैल चुकी थी। बैंक कर्मचारियों में खौफ था कि कहीं अगला नंबर उनका ना लग जाए। स्पेशली बैंक मैनेजर के मन में डर बैठा हुआ था, जिस वजह से FBI पर भी जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। अधिकारी भी लगातार कोशिश करते रहे, और फिर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इन्वेस्टिगेटर्स की काफ़ी मदद की। दरअसल रॉबर अपनी बातचीत में कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ गया। FBI ने जियोग्राफिकल प्रोफाइलिंग शुरू की और ये देखने की कोशिश की कि ये घटनाएं किन किन जगहों पर हुई हैं और इनका सेंट्रल बेस क्या हो सकता है।
इसी एनालिसिस के दौरान एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सामने आया कि सभी घटनाएं टेनेसी के एक बड़े कॉरिडोर के आसपास क्लस्टर्ड थीं और सस्पेक्ट अक्सर ट्रैवल करता था, लेकिन लंबे समय तक किसी एक जगह नहीं टिकता था। इसका मतलब ये था कि वो शायद एक ऐसा व्यक्ति था जो बार बार अपना ठिकाना बदलता रहता था और प्लानिंग भी उसी हिसाब से करता था। इसी बीच इन्वेस्टिगेटर्स ने एक और डिटेल पर ध्यान दिया कि सस्पेक्ट की भाषा में काफ़ी हद तक नॉर्थ ईस्टर्न एक्सेंट का हिंट था और ये अंदाज़ा विक्टिम्स की गवाही के बाद लगाया गया था। कहने को तो ये क्लू बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ज्योग्राफी को नैरो करने में मदद कर सकता था। और अब FBI केस फाइल्स को क्रॉस वेरीफाई करना शुरू करती है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में हुए सिमिलर होम इन्वेजन एक्सटॉर्शन केसेस को निकालना शुरू किया गया। और जैसे जैसे डेटा मैच हुआ, एक पुराना केस निकल कर आया जो अलाबामा में हुआ था, और इसमें भी लगभग वही ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई थी। इधर टीम अभी भी अपनी थ्योरीज तैयार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल फिर से एक्टिव हो गए और इस बार टेनेसी के क्लार्क्सविले में एक और परिवार को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया गया। पैटर्न बिल्कुल सेम था। रात का समय था। घर के अंदर एक फैमिली अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और जब दरवाज़ा खुला तो लुटेरे नकाब पहनकर अंदर आए। पूरे परिवार को हॉस्टेज बना लिया गया और इस बार भी घर बैंक मैनेजर का था। हर बार की तरह ये चोरी भी सक्सेसफुल रही, लेकिन इस बार रॉबर्स ने वो गलती कर दी जिसने FBI को उन तक पहुंचने में काफ़ी मदद की। दरअसल इस बार लुटेरों ने फ़ोन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया था और यहीं से FBI को पहली बार एक टेक्निकल लीड मिली। दरअसल FBI ने उस दिन घर में जितने भी नंबर एक्टिव थे उनमें से नए नंबर को ट्रेस किया जो एक लुटेरे का था, और FBI ने डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स से उस फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। हैदर के केस में भी लुटेरों ने उससे बैंक के अंदर जाने के बाद कांटेक्ट में रहने के लिए फ़ोन दिया था, जिसकी FBI ने डिटेल्स निकलवाईं और उन्होंने उस इलाके के सेल फोन टावरों का डेटा खंगाला जहां से हैदर को कॉल आ रही थी। इससे FBI को यह पता चल गया कि हैदर बैंक के अंदर थी। तब लुटेरे हैदर के घर के पास नहीं, बल्कि बैंक से कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी में बैठकर उस पर नज़र रखे हुए थे। इसके अलावा बैंक के आसपास के रास्तों और हाईवे के CCTV कैमरों को भी खंगाला गया, जहां से FBI को काफ़ी कुछ मिला, क्योंकि इन फुटेजेस में एक सस्पिशियस गाड़ी देखी गई जो हैदर की कार का लगातार पीछा कर रही थी। इसके अलावा हैदर के पड़ोसियों ने भी घटना वाली रात को घर के बाहर एक अनजान गाड़ी होने की बात कही थी, और जब हाईवे और हैदर के घर के बाहर खड़ी गाड़ी को क्रॉस वेरीफाई किया गया तो पता चला कि दोनों सेम थीं। इसलिए FBI ने इसके मॉडल और नंबर प्लेट की जांच की और इससे एजेंट्स को पता चला कि ये गाड़ी तो एक जाने माने क्रिमिनल के नाम रजिस्टर्ड है। इसके अलावा सबसे बड़ा क्लू बना बैट मनी या मार्क्ड बिल्स। दरअसल बैंकों के पास एक सीक्रेट वेपन होता है जो बैंक में डकैती होने पर उनकी बहुत मदद करता है। इसे ही बैट मनी या मार्क्ड बिल्स कहा जाता है। इन नोटों पर खास सीरियल नंबर्स होते हैं जो बैंक के पास सेव्ड होते हैं। ऐसे में जब कोई लूट होती है तो जांच एजेंसियां इन्हीं सीरियल नंबर्स के आधार पर जांच करती हैं कि कहीं ये नोट चलाए गए हों तो चोरों को पकड़ा जा सके। और किस्मत से हैदर ने लुटेरों को जो कैश दिया था उसमें से कुछ नोट इन्हीं सीरियल नंबर्स में से थे जिनका पूरा रिकॉर्ड बैंक के पास था। इसलिए FBI ने इन सीरियल नंबर्स को जगह जगह फैला दिया ताकि अगर ये नोट मार्केट में आए तो उन्हें पता चल जाए। उधर लुटेरे बेखौफ घूम रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि FBI उनके कितना करीब है। वो मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और डकैती के कुछ समय बाद ही इन पैसों को मार्केट में खर्च करना और लॉन्ड्रिंग भी शुरू कर दी। और जैसे ही एक स्टोर पर उनमें से कुछ मार्क्ड बिल्स आए, FBI को तुरंत अलर्ट मिल गया। उस स्टोर के कैमरों को अच्छी तरह से चेक किया गया जिसमें मेन आरोपी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, और इसका नाम था रे मैकडोनाल्ड रे, जिसका नाम पहले से पुलिस रिकॉर्ड में शामिल था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे सीधे से उसे पकड़ नहीं सकते थे, बल्कि उसे पकड़ने के लिए अभी भी सबूतों की ज़रूरत थी। इसलिए FBI ने सबसे पहले तो रे के बैकग्राउंड के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली। साथ ही उसके लाइफस्टाइल पर फोकस किया गया जो काफ़ी अजीब थी, क्योंकि उसका कोई जॉब बैकग्राउंड नहीं था, ना ही कोई सेटल बिजनेस। मतलब इनकम सोर्स के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी पिछले कुछ समय से उसके पास पैसों की जैसे बारिश हो रही थी, जिसमें एक खास पैटर्न था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उसके पास ढेर सारे पैसे आते और वो उन्हें खूब उड़ाता, अपना हर शौक पूरा करता, लेकिन धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगते और ऐसा होते ही उसके खर्चे भी कम हो जाते।
लेकिन उसके पास पैसे खत्म होते ही किसी दूसरी जगह पर रॉबरी की खबर सामने आ जाती। यानी उसके पास पैसे आना और बैंक में लूट होना, उसके पास पैसे होना और लूट ना होना, और पैसे खत्म होते ही फिर से एक नई लूट। ये एक पैटर्न बन गया था जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि हो ना हो मास्टरमाइंड यही है जो बैंक मैनेजर्स को डरा धमकाकर अमेरिका की बैंकों को खाली कर रहा है। इसके अलावा उसने हाल ही में नई गाड़ी, नया घर और महंगी महंगी चीज़ें खरीदी थीं। मतलब साफ था कि एफबीआई जिसे ढूंढ रही थी वो यही था। इसलिए एफबीआई ने अब जाल बिछाना शुरू कर दिया, वो भी उसे बिना शक करवाए। सबसे पहले तो उस पर नज़र रखी गई। वो कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किस समय कहाँ होता है और कौन कौन उसके सर्कल में है। इस सब के बारे में पता किया गया और फिर शुरू हुई एक छापेमारी। क्योंकि अब एफबीआई के पास कॉल रिकॉर्ड, गाड़ी की लोकेशन, मार्क्ड कैश, सब कुछ था जिसे वो कोर्ट में सबूत के आधार पर पेश कर सकते थे। इसलिए एफबीआई ने लोकल पुलिस की स्वॉट टीम को भी इस मिशन में शामिल कर लिया। और जिस तरह रॉबर आधी रात को फैमिलीज को बंधक बनाता था, उसी तरह आधी रात को ही उसे पकड़ने की प्लानिंग की गई। और देर रात को उसके घर छापेमारी हुई, जहां बंदूक की नोक पर अब एक आम परिवार नहीं बल्कि बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड बैठा हुआ था। और सामने थी एजेंट्स की टीम। पूरे घर की तलाशी ली गई और यहां से डकैती में इस्तेमाल होने वाला काफ़ी सामान मिला, जैसे नकाब जो वो लूट के वक्त पहनता था, और चेन्स जिनसे बेगुनाह लोगों को बांधा जाता था। साथ ही कुछ कैश भी बरामद किया गया जो शायद खर्च होने से बच गया था। इस तरह खुद को दुनिया का सबसे स्मार्ट लुटेरा मानने वाला रे अब एफबीआई की जकड़ में था, वो भी बेबस। एफबीआई ने उससे पूछताछ शुरू की और रे भी समझ चुका था कि अब बात को घुमाने से या झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए उसने सब सच सच बताना शुरू किया। उसकी गवाही से उसके साथियों के नाम भी खुलने लगे और जल्द ही एफबीआई ने उन्हें भी धर दबोचा। देखते ही देखते ये मामला पूरे अमेरिका में फैल गया और बैंक कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें डराने वाले खुद भीगी बिल्ली बनकर एफबीआई के सामने बैठे हुए थे। एफबीआई नहीं चाहती थी कि ये लोग किसी भी कीमत पर बच जाएं या कानून के शिकंजे से आज़ाद हो जाएं। इसलिए उनके खिलाफ एक तगड़ा केस तैयार किया गया, जिसमें गवाहों की गवाही तो थी ही, साथ ही एक एक सबूत जो एफबीआई ने इतने लंबे समय में इकट्ठा किया था उसे भी डाला गया, जैसे फ़ोन लोकेशन, कॉल रिकॉर्डिंग, गाड़ी, हथियार, जंजीर, मास्क और कैश के अलावा भी बहुत कुछ, ताकि उनके खिलाफ मजबूत केस बने और उन्हें भी पता चले कि कैद क्या होती है। इसके बाद शुरू होता है कोर्ट का ट्रायल, जहां दोनों तरफ से दलीलों का सिलसिला शुरू हो गया। लुटेरों की तरफ से पैरवी कर रहे लॉयर ने पूरी कोशिश की कि वो उन्हें बचा लें। वहीं लुटेरों ने भी क्राइम एक दूसरे पर धकेलने की कोशिश की। इस दौरान कई बार कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश भी की गई, मगर एफबीआई ने हार नहीं मानी और हर सबूत के आधार पर केस को इस तरह से पेश किया कि कोर्ट रूम में बैठे जजेस भी हैरान रह गए। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस केस में गवाहों ने अपनी बात से पलटी नहीं मारी। उन्होंने जो एफबीआई के एजेंट्स को बताया वही कोर्ट रूम में जजेस के सामने भी बताया, वरना कई केसेस में गवाह ऐन मौके पर पलट जाते हैं। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह होती है धमकी या डर जो क्रिमिनल्स की तरफ से उन्हें दिया जाता है। हालांकि इस केस में क्रिमिनल्स को ऐसा कोई मौका एफबीआई ने दिया ही नहीं और गवाह भी मजबूती के साथ खड़े रहे, और इन सब की वजह से लुटेरों का केस कमजोर पड़ गया और उनके खिलाफ एफबीआई ने आर्म्ड बैंक रॉबरी, हॉस्टेज एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली और जानलेवा हथियार या नकली बोम्ब का इस्तेमाल करने जैसे आरोपों में सजा की मांग की। कोर्ट में भी ये सारे आरोप सिद्ध हो गए और फिर वो फैसला आया जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा था। अदालत ने अपराधियों की खतरनाक और शातिर प्लानिंग को समाज के लिए खतरा माना और कहा कि ऐसी प्लानिंग और इस तरह की घटनाएं आम लोगों के लिए डरावनी होती हैं, क्योंकि ये लोग मेंटली लोगों को कमज़ोर करते हैं, उन्हें डराते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और उनके किसी सबसे प्यारे व्यक्ति की ज़िंदगी पर खतरा बताकर उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, जो कि एक सीवियर मेंटल कंडीशन को जन्म दे सकता है। क्योंकि किसी अपने को खोने के डर की वजह से अक्सर इंसान वो कर बैठता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसा कि इस केस में हैदर ने किया भी। वो हमेशा से एक ईमानदार, लॉयल और जिंदा दिल बैंक कर्मचारी रही थी, एक ऐसी मैनेजर जिसके फैसले पर सभी आंख बंद करके भरोसा करते थे और वो कुछ गलत कर सकती है ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब उसी हैदर ने देखा कि उसके पति की जान खतरे में है तो उसने बैंक से पैसे लूटने से पहले भी ज्यादा नहीं सोचा और सारे के सारे पैसे लेकर फरार हो गई।
हालांकि वो चाहती तो पुलिस को बता सकती थी या अपने किसी कॉलीग्स को कोई भी हिंट दे सकती थी, मगर उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका पति हमेशा के लिए उससे दूर जा सकता है, उसे मारा जा सकता है। इसलिए वो शांत रही, खामोश रही और उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। उसने पैसे चुराए और लुटेरों को सौंप दिए। और आप इमेजिन कीजिए कि यहां अगर लुटेरे उससे कहते कि किसी को मारना है तो शायद हैदर उस वक्त ऐसे मोड़ पर थी कि वो ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटती। सिर्फ यही नहीं, अगर बैंक से पैसे निकालते वक्त कोई कर्मचारी सवाल उठाता या उसे रोकने की कोशिश करता तो हो सकता था कि वो उसे भी नुकसान पहुंचा देती, क्योंकि उसके दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक चीज थी, अपने पति को बचाना। इस तरह कोर्ट ने इस केस और इन लुटेरों के दिमाग को बहुत ही खतरनाक माना, क्योंकि वो लोगों को साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल कर रहे थे। इसलिए उन्हें 15 से 52 साल तक की सजा सुनाई गई। वहीं लूट के दौरान चुराए गए पैसों की रिकवरी की बात करें तो लुटेरों ने कुल 1.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 12.5 करोड़ रुपए लूटे थे और इसका कुछ हिस्सा ही FBI के हाथ लगा था, जबकि पूरे पैसों की रिकवरी कभी हो नहीं पाई क्योंकि लुटेरे उन्हें पहले ही खर्च कर चुके थे, साथ ही अलग अलग शेल कंपनियों और इल्लीगल तरीकों से ठिकाने लगा चुके थे। बता दें कि कोर्ट में गवाही के दौरान FBI एजेंट ने बताया था कि इन रॉबर्स ने बिना कोई खून बहाए सिर्फ साइकोलॉजिकल टेरर का इस्तेमाल करके हैदर और उसके परिवार को जो सदमा दिया है उसका असर शायद जिंदगी भर रहेगा और इस खौफ से शायद ही वो कभी उभर पाए। और वाकई में ऐसा हुआ भी। ये घटना हैदर के परिवार के लिए इतनी खौफजदा रही कि वो जिंदगी भर इससे उभर नहीं पाए और वो रात आज भी इस फैमिली के लिए डरावनी रात थी। भले ही रॉबर्ट्स जेल में जा चुके थे, उन्हें सजा मिल चुकी थी, लेकिन इस केस से जुड़े लोगों की जिंदगी कई सालों तक नॉर्मल नहीं हो पाई। हैदर को PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की बीमारी ने घेर लिया, जिसे मेंटल स्ट्रेस का दूसरा नाम कहते हैं। इसमें इंसान हर समय एक अजीब से डर में जीता है। हैदर भी हर पल एक डर के साए में जी रही थी। उसे यह डर भी था कि कहीं गैंग का कोई सदस्य अभी जेल जाने से बचा ना हो, कहीं बैंक का ही कोई उनका कर्मचारी इस बात से खुन्नस ना खाकर बैठ गया हो और कहीं कोई इस रॉबरी का बदला लेने के लिए उस पर हमला ना कर दे। इस भयानक ट्रॉमा के कारण हैदर ने बैंकिंग सेक्टर की अपनी नौकरी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और फिर कभी इस लाइन में आने की कोशिश नहीं की और शायद वो आ भी नहीं पाती, क्योंकि जैसे जैसे ये केस बाहर आया उसका नाम बैंक रॉबरी से जुड़ने लगा था। इसलिए हैदर ने एक ऐसी नौकरी लगाई जहां उसके बैकग्राउंड के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी और यहां उसने लंबे समय तक काम किया। दूसरी तरफ जेल में रहते हुए भी लुटेरों को चैन नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए ऊपरी अदालतों में कई अपीलें दायर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें फंसाया है और उनके पास से जो पैसे, हथियार और बाकी सामान बरामद करने का दावा पुलिस कर रही है वो असल में खुद ऑफिसर्स ने उनके घर में रखा था। हालांकि उनकी हर दलील पर अदालत ने धूल जमी रहने दी और किसी को इतना सीरियसली नहीं लिया। हर अपील को खारिज कर दिया गया। जेल रिकॉर्ड्स की माने तो इस केस से जुड़े क्रिमिनल्स को जेल अथॉरिटी ने सबसे खतरनाक या खूंखार क्रिमिनल्स की कैटेगरी में दर्ज किया था, क्योंकि उनका बर्ताव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बल्कि वो हद से ज्यादा खूंखार बन चुके थे। अपने साथी कैदियों के साथ वायलेंट बिहेव करना, कई मौकों पर उन्हें टॉर्चर करना और गार्ड्स के साथ बदतमीजी करना तो जैसे उनके लिए आम बात थी। इसलिए उन्हें दूसरे कैदियों से अलग रखा जाता था ताकि वो अंदर रहकर कोई अपनी गैंग ना बना लें और फिर ऐसी किसी घटना को अंजाम ना दें। वहीं बैंकिंग सिस्टम में भी इस रॉबरी के बाद कई सारे बदलाव देखने को मिले। सरकारी अथॉरिटीज़ की तरफ से प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए कि अगर कोई बैंक कर्मचारी या मैनेजर अचानक सुबह सुबह अकेले आकर वॉल्ट से बड़ी मात्रा में कैश निकालने की कोशिश करता है तो बाकी स्टाफ तुरंत अलर्ट हो जाए और तुरंत सूचना नज़दीकी पुलिस और बैंक के बड़े अधिकारियों को दी जाए, फिर चाहे मैनेजर ऐसा कर रहा हो या फिर कोई और बड़ा ऑफिसर। इसके बाद से ही बैंकों में 2 मैन रूल को लागू कर दिया गया, जिसका मतलब है कि कोई भी अकेला अधिकारी, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, वो अकेला बैंक की तिजोरी नहीं खोलेगा। अगर तिजोरी खोलनी है तो उसे अपने साथ किसी दूसरे कर्मचारी को लेना ही होगा और अगर वो अकेले ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। वहीं FBI ने भी बैंकों के लिए हॉस्टेज प्रोटोकॉल यानी बंधक सुरक्षा नियम जारी किए, जिन्होंने बैंकों को काफ़ी मदद की। इसके अलावा मीडिया और पॉप कल्चर में भी ये केस लंबे समय तक हाईलाइट रहा और इसी बेस पर कई क्राइम शोज भी बनाए गए, साथ ही कई डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट हुई। कुल मिलाकर ये अमेरिकन हिस्ट्री का एक ऐसा केस बन गया जिस पर सालों तक चर्चा हुई
और जिससे बैंकों ने काफ़ी सबक भी लिया। वैसे ये केस FBI के लिए भी काफ़ी यादगार रहा है, क्योंकि उनके हाथ पहली बार ऐसा केस लगा था जहां रॉबर्स ने बिना बैंक में कदम रखे, बिना कोई हथियार चलाए इतनी बड़ी रॉबरी को अंजाम दिया और इतने लंबे समय तक बचे भी रहे। वैसे आपकी इस केस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।